जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 31 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। इंडिया का पहला बायो बाइट्यूमेन नेशनल हाईवे इनॉग्रेट किया गया है नितिन गडकरी जी द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिया का पहला बायो बाइट्यूमेन बायो बाइट्यूमेन नेशनल हाईवे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है देखते हैं। तो नेशनल हाईवे 44 पे ये इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस हाईवे पे बायो बाइट्यूमेन को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, किस हाईवे को बायो बाइट्यूमेन के तौर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये नेशनल हाईवे 44 है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये नागपुर मानसर बाईपास में आता है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में नागपुर मानसर बाईपास पे नेशनल हाईवे 44 में बायो बाइट्यूमेन का यूज हुआ है नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने में, जिसका इनॉग्रेशन नितिन गडकरी साहब ने अभी हाल में ही किया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है? तो प्रज इंडस्ट्रीज पुणे ने इसको डेवलप किया है। साथ ही साथ कोलैबोरेट किसने किया था? CSIR ने, NHAI ने और ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? तो ड्यूरेबल होंगे, साथ ही साथ जो हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इंपैक्ट्स पड़ते हैं बायोट्यूमेन के, वो नहीं होंगे बायोलॉजिकल या बायो बायोट्यूमेन से। ठीक है, तो आपको याद रखना है बायो बायोट्यूमेन कहाँ पे, बायो बायोट्यूमेन नेशनल हाईवे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है? तो NH44 नागपुर मानसर बाईपास से किया है। इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको प्रज इंडस्ट्रीज पुणे ने डेवलप किया है, ये बात याद रखिएगा। सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घाना के साथ मिलके घाना स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया है स्पेस सेक्टर कोलैबोरेशन में। ठीक है, तो सैटकॉम इंडस्ट्री कौन सी होती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने घाना स्पेस रिसर्च के साथ क्या किया है? स्पेस सेक्टर में कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम घाना का क्या देख लें, हम घाना की फिजिकल फीचर्स देख लें और जो जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उनको भी साथ साथ पढ़ लें। तो आपके राइट हैंड साइड पे घाना का मैप है, आप ये देखिए घाना है। अगर हम शुरुआत करें नॉर्थ साइड से, तो नॉर्थ में है बुर्किना फासो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में ये पूरा है बुर्किना फासो, जो कि घाना से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बाउंड्री कौन शेयर करता है? बुर्किना फासो नॉर्थ में। ठीक है, फिर हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करके अगर ईस्ट में आए, तो ईस्ट में है टोगो, याद रखिएगा टोगो। ठीक है, ईस्ट में है टोगो। फिर हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हुए हैं तो साउथ में है अटलांटिक ओशन। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये गल्फ ऑफ गिनी है, यहाँ पे ये पूरा गल्फ ऑफ गिनी है और ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और फिर हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करके वेस्ट में पहुंचे तो कोट डे आइवर या आइवरी कोस्ट, इसको आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वेस्ट बाउंड्री शेयर करता है घाना के साथ। ठीक है, कोट डे आइवर या आइवरी कोस्ट घाना के साथ वेस्टर्न बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, घाना की कैपिटल होती है आकरा। ठीक है, घाना की कैपिटल होती है आकरा। कुछ और डिटेल में बात करते हैं घाना के बारे में। तो कंट्री का नाम हमने देखा घाना है। ठीक है, ये वेस्ट अफ्रीका में लाई करती है, याद रखिएगा ये वेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करती है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है घाना। ठीक है, बॉर्डरिंग द गल्फ ऑफ गिनी एंड अटलांटिक ओशन टू द साउथ। ये जो साउथ है ये पूरा अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है और ये एरिया जो है ये गल्फ ऑफ गिनी है, छोटा सा एरिया गल्फ ऑफ गिनी है, जिसको जो अटलांटिक ओशन में आता है, जो साउथ में आता है घाना के। ठीक है, बॉर्डर हमने देखे, आइवरी कोस्ट बनाता है वेस्ट में, बुर्किना फासो नॉर्थ में और टोगो ईस्ट में, ये हमने देखा। कैपिटल क्या है? आगरा कैपिटल थी। पहले प्रेसिडेंट जो यहाँ के थे क्वामे नकुरमा जो थे, ये नाम का नॉन अलाइंड मूवमेंट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। नेहरू जी के साथ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के साथ क्वामे नकुरमा ने क्या किया था? नॉन अलाइंड मूवमेंट की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो ये घाना के प्रेसिडेंट थे क्वामे नाक्रुमा, जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में बहुत ही फाउंडेशनल रोल प्ले किया था। कुछ और फिजिकल फीचर्स की बात करें घाना की, तो घाना की जो कोस्ट लाइन है वो 560 किलोमीटर्स की है। ये जो आप देख रहे हैं साउथ में, ये 560 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ये आपको गल्फ ऑफ गिनी दिखेगा, ये पूरा नीचे अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और ये आकरा कैपिटल है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन पास होता है घाना से, याद रखिएगा कौन सी लाइन पास होती है? तो प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे एक जगह है टेमा, वहां से पास होती है। ठीक है, टेमा से पास होती है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से और कंट्रीज हैं जिनके साथ प्राइम मेरिडियन पास होता है। ठीक है, कौन सी और जो कंट्रीज हैं जिनके जिनके थ्रू प्राइम मेरिडियन पास होती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से 0 डिग्री लाइन ड्रॉ करती है ना। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से, किन कंट्रीज से पास होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो घाना इज द ओनली कंट्री विच इज जोग्राफिकली क्लोजर टू इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर देन एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये जा रहा है
ये प्राइम मेरिडियन जा रहा है और ऊपर इसके क्या है, इक्वेटर है, जस्ट ऊपर इसके इक्वेटर है। तो ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के इंटरसेक्शन के बहुत ही करीब है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दिस पॉइंट इज लोकेटेड 600 किलोमीटर ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ घाना, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये ऐसी एकमात्र कंट्री है दुनिया की जो कि बहुत क्लोज है इंटरसेक्शन किसके किसके, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के इंटरसेक्शन के, ठीक है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे है वाइट वोल्टा रिवर, जिसकी ट्रिब्यूटरी है ब्लैक वोल्टा। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वोल्टा रिवर कहाँ की है, तो वोल्टा रिवर घाना की है, ठीक है। फ्लो साउथ थ्रू घाना टू लेक वोल्टा। लेक का नाम भी वोल्टा है, ये देखिए आप यहाँ पे आपको लेक वोल्टा दिख रहा होगा और ये ब्लैक वोल्टा है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स भी है वाइट वोल्टा और ब्लैक वोल्टा, ठीक है, जो दोनों मिलके लेक वोल्टा में ड्रेन करती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, लेक वोल्टा या रिवर वोल्टा कहाँ है, तो ये घाना में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये घाना में। लेक वोल्टा के ऊपर एक डैम बना है अकोसोम्बो डैम, ठीक है। अकोसोम्बो डैम कहाँ बना है, लेक वोल्टा के ऊपर बना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अकोसोम्बो डैम किस रिवर पे स्थित है, या तो ये पूछा जाता है या किस कंट्री में लाया करता है, आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर बाय वॉल्यूम है एंड लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया है अकोसोम्बो डैम, ठीक है। कौन से रिवर पे है, वोल्टा, लेक वोल्टा पे है, ठीक है। रिवर वोल्टा पे ये अकोसोम्बो डैम स्थित है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और ये कहाँ है, तो ये घाना में है, ठीक है, ये घाना में है। घाना रिवर कहाँ लेक वोल्टा कहाँ आउटफ्लो कहाँ पे है, तो गल्फ ऑफ गिनी में, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पे आके कहीं लेक वोल्टा रिवर, ये देखिए वोल्टा रिवर गिरती है, ठीक है। और ये टेमा है जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ का है पुलमोकोंग और सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप 3 पॉइंट्स, ठीक है। ये केप 3 पॉइंट्स एकदम सदर्न कोस्ट पे, और यहाँ आपको नॉर्थ पे मिल जाता है पुलमाकोंग, ठीक है, पुलमाकोंग, ठीक है। तो ये बात हो गई घाना के फिजिकल फीचर्स की। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जो एस जयशंकर साहब हैं उनको सम्मानित किया गया है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से, ठीक है। तो आपको याद रखना है सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इनको श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सी कैटेगरी में, तो पब्लिक लीडरशिप कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन प्रेजेंट करता है ये, तो साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ये सम्मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसको मिला है ये, सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनको ये सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। किस कैटेगरी में, पब्लिक लीडरशिप कैटेगरी में। किसने प्रेजेंट किया है, तो साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है ये इंडिया के, इसलिए इनको कोई भी अवार्ड मिलता है तो चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क रिकॉग्निशन से, ठीक है। ग्रेट प्लेस टू वर्क रिकॉग्निशन से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। अवार्डिंग इंस्टीट्यूट कौन सी है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया ने इनको सम्मान दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। आप ये बताइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी, कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी, एक बात ये बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दूसरी बात ये बताइए कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये मिनी रत्न है या महारत्न है या नवरत्न की कैटेगरी में आती है, ठीक है। इनको दूसरी बार लगातार ग्रेट प्लेस टू वर्क का रिकॉग्निशन मिला है, इससे पहले इनको पिछले साल भी मिल चुका था 2023 में, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड टाइम। किसने ये रिकॉग्निशन दिया है, तो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया ने ये रिकॉग्निशन दिया है। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो फॉर्मर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया है एज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कैसे भी करिए बस याद कर लीजिए इसमें क्या क्या डायमेंशन हैं हम आपको बताएंगे। कौन से नए अपॉइंटी हैं, तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये, तो ये 9th चेयरपर्सन है, नंबर याद रखिएगा, ऑर्डर याद रखिएगा, 9th चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 9th चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस फॉर्मर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। इनका टेन्योर कब तक रहेगा, इनका टेन्योर 2027 तक रहेगा, ठीक है, 2027 तक टेन्योर रहेगा। इनको अपॉइंट किसने किया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया है। प्रेडिसेसर इनके कौन रहे, इनको किसने सक्सीड किया है, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने, ठीक है।
इंटरिम लीडरशिप थी एक्टिंग चेयरपर्सन विजय भारती सयानी के पास आफ्टर जून 1 2024। ठीक है, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी के रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ था, एनएचआरसी में इंटरिम लीडरशिप प्रोवाइड की गई थी एक्टिंग चेयरपर्सन विजय भारती सयानी द्वारा। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस इमीडिएटली किसको सक्सीड किया था वी रामासुब्रमण्यम जी ने, तो इमीडिएटली सक्सीड किया था विजय भारती सयानी को। ठीक है, विजय भारती सयानी को सक्सीड किया गया था। पर प्रेडेसेसर इनके कौन रहे हैं, तो अरुण कुमार मिश्रा जी रहे हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, ये जो विजय भारती सयानी जी थी, ये क्या थी, ये इंटरिम लीडरशिप प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज एनएचआरसी चेयरपर्सन। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, एक सिलेक्शन कमेटी फॉर्म होती है जिसके अंतर्गत जो भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे होंगे या रिटायर्ड जज रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट, उनको अपॉइंट किया जाता है एज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर लें तो ये 1993 में फॉर्म हुई थी एज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, जो बॉडीज एक्ट के अंतर्गत बनी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए थे। ठीक है, जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, ये सब क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, इनका पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल में इनका आर्टिकल्स हैं कि इस आर्टिकल के अंतर्गत ये बॉडीज फ्रेम होंगी, तो वो हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो एक्ट से बनती हैं। ह्यूमन राइट्स एक्ट पास हुआ था 1993 में, उसके अंदर ये कहा गया था कि एक बॉडी बनाई जाएगी जिसको एनएचआरसी के नाम से जाना जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसी बॉडीज जो कि एक्ट के अंतर्गत आती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और वो बॉडीज जो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई हैं, और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही किसी एक्ट के अंतर्गत बनी है, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि नीति आयोग। वो ना तो ही कोई एक्ट से बनी है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई विवरण है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कोई डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये बात हो गई कौन कौन सी तरीके की कितनी बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में फॉर्म हुई थी विच इज टास्क्ड विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो वितुल कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन होंगे, तो वितुल कुमार जी होंगे। याद रखिएगा, वितुल कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किसको सक्सीड करेंगे ये, तो अनीश दयाल सिंह जी को ये सक्सीड करेंगे, जो कि आज ही के दिन रिटायर हो रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए अनीश दयाल सिंह जी। ठीक है, जिसको सक्सीड करेंगे वितुल कुमार जी एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इससे पहले वितुल कुमार जी की क्या पोजीशन थी, तो ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे सीआरपीएफ में। ठीक है, स्पेशल डायरेक्टर जनरल से अब इनको डायरेक्टर जनरल की के पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप सिचुआन। ठीक है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप कौन से होते हैं, वो नेवल वेसल होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है सपोर्ट और कंडक्ट करने के लिए एम्फीबियस ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, ट्रूप का ट्रांसपोर्ट होता है, एयरक्राफ्ट जैसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, डेक होती है, कमांड एंड कंट्रोल होता है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव सिस्टम्स को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सोल्जर्स कैरी करते हैं, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स जैसी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट नीडिंग अ रनवे। ठीक है, तो ये हो गया एम्फीबियस असॉल्ट शिप सिचुआन। ठीक है, तो याद रखिएगा चाइना ने सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट शिप सिचुआन लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया में बताइए एम्फीबियस असॉल्ट शिप कौन सा है, आपको पता है, तो आईएनएस जलश्व। ठीक है, आईएनएस जलश्व जो है, आईएनएस जलश्व JALASHWA जलश्व जो है वो असॉल्ट शिप है इंडिया का, एम्फीबियस असॉल्ट शिप इंडिया का आईएनएस जलश्व है। सिचुआन जो है वो चाइना का है और दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो चाइना ने लॉन्च किया है हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप। ठीक है, CR-450। ठीक है, याद रखिएगा CR-450 जो है हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, ये भी लॉन्च किया है चाइना ने। इसका ट्रायल रन हुआ है। ठीक है, इसका ट्रायल रन हुआ है और इसकी टेस्ट स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे बाप। ठीक है, कमर्शियल ऑपरेटिंग स्पीड होगी इसकी 400 किलोमीटर। ठीक है, और ये सरपास करता है प्रीवियस CR-400 फोकिंग ट्रेन्स को, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ती रही। ठीक है, तो CR-450 क्या है, ये हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप है। किसने अनवील किया है, तो चाइना ने इसको अनवील किया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, हाई स्पीड ट्रेन का नाम है CR-450, जिसमें
450 क्या है, इसकी स्पीड है। ठीक है, 450 मतलब क्या होता है, इसकी स्पीड है। इसने सरपास किया है प्रीवियस CR40 को, CR400 को, जिसकी स्पीड थी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाइना ने यहाँ पे दो काम किए हैं, हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप अनवील किया है, और सिचुआन जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप है उसको भी लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, तो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है थर्ड स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है अपना थर्ड स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, तो साउथ कोरिया ने ये किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, 425 प्रोजेक्ट। ठीक है, 425 प्रोजेक्ट। लॉन्च व्हीकल क्या है, स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया था स्पाई सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, किसके प्रोजेक्ट के अंदर शुरू किया गया है ये, तो 425 प्रोजेक्ट का नाम था, जिसके अंतर्गत ये काम किया गया है। साउथ कोरिया ने स्पाई सैटेलाइट इंसर्ट किए हैं ऑर्बिट में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेडेक्स की, जो कि इसरो का मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है स्पेडेक्स, जो कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, स्पेस में कोई भी सैटेलाइट को पार्क करने को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ है स्पेडेक्स में, PSLV C60 रॉकेट यूज हुआ है। कहाँ से ये लॉन्च हुआ था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC शार से ये हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट ऑटोनॉमस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, जो भी स्पेस क्राफ्ट होगा वो ऑटोनॉमस मतलब अपने आप से स्वतः डॉक होगा और अनडॉक होगा। कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। स्पेडेक्स क्या है, ये इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट कौन कौन से रहे हैं, तो SDX-01 और SDX-02। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये अपने आप डॉक हो गए हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, ये सैटेलाइट रिसीविंग और स्पेस स्टेशन असेंबली को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। ठीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, तो डॉकिंग मैकेनिज्म है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, और रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन है। ठीक है, खैर इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि स्पेडेक्स क्या है, तो ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, किसका है, तो इसरो का ये है। ठीक है, इसरो ने इसको लॉन्च किया था, इसरो ने इसको कंप्लीट किया है, कंडक्ट किया है। किस व्हीकल से, किस लॉन्च व्हीकल से, PSLV C60 को। कहाँ से ये लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया था। ग्लोबल पोजिशनिंग की बात करें तो इसरो बिकम्स 4th ग्लोबल प्लेयर इन स्पेस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो स्पेडेक्स कंडक्ट करने के बाद इसरो चौथा प्लेयर बन गया है, चौथी कंट्री बन गई है इंडिया जिनके पास ये स्पेस डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आफ्टर रशिया, US एंड चाइना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि किसने ये रिलीज किया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है। किस ईयर के लिए, 23-24 के लिए ये रिलीज किया गया है। एवरेज MPCE देखें, एवरेज मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें, तो रूरल एरिया में आदमी खर्च कर रहा है 4122 रुपये, और अर्बन एरियाज में खर्च किए जा रहे हैं 6996 रुपये। ठीक है, अर्बन एरियाज में 6996 मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, और रूरल एरियाज में 4122 एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग वैल्यूज देखें MPCE की, तो विदाउट इम्प्यूटेड वैल्यूज ऑफ फ्री आइटम्स नॉमिनल MPC जो इंक्रीज हुआ है वो 8% इंक्रीज हुआ है, और 8% अर्बन में इंक्रीज हुआ है, और 9% रूरल में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 22-23। अगर इम्प्यूटेड वैल्यूज की बात करें तो यही MPC रूरल एरियाज में बढ़ा है 4227 रुपये तक का, और अर्बन एरियाज में बढ़ गया है 7068 रुपये का। ठीक है, खैर ये वैल्यूज आपको इतनी ज़्यादा याद नहीं करनी है, आप एक बार ये रूरल की वैल्यू देख लीजिएगा, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की, और ये अर्बन की देख लीजिएगा। ठीक है, रूरल अर्बन गैप कम हुआ है, डिक्रीज फ्रॉम 81% जो कि 2011-12 में था, टू 71% इन 2022-23, और फर्दर 70% इन 23-24। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि ये कंपेरेटिव एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करता है। रूरल अर्बन गैप कितना था मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में, तो ये 84% था 2011-12 में, आज से 12-13 साल पहले। फिर ये 2022-23 में 71% घट के 71% हो गया है, और अब 70% तक कम हो चुका है 2023-24 में। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन फूड आइटम्स, तो जो नॉन फूड आइटम्स है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है रूरल एरियाज में अराउंड 53%, और अर्बन एरियाज में 60%। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी मेजर करता है, तो गिनी
कोफिशिएंट कम हुआ है, डिक्रीज फ्रॉम 0.266 टू 0.237 अर्बन एरिया, रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में ये कमी दिखाई दी है 0.314 टू 0.284। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेटा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप एक दो बार पढ़िएगा तो हल्के से फिगर आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। टॉप इंडियन स्टेट्स विद हाईएस्ट एमपीसीई। ठीक है, तो अर्बन एरिया में सबसे हाई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहाँ पे है? तो पहले नंबर पे है तेलंगाना, जहाँ पे लगभग 8,000 रुपये, 8,500 8,978 रुपीज़ खर्च किए जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, जहाँ पे 8165 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, और ये अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है, शहरी एरिया की बात हो रही है, ना कि ग्रामीण एरिया की। ठीक है, तमिलनाडु में खर्च किए जा रहे हैं 8,165 रुपीज़। कर्नाटका है थर्ड नंबर पे, महाराष्ट्र है फोर्थ नंबर पे, एंड फिफ्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट एमपीसीई बात हो गई अर्बन एरियाज़ की। रूरल एरियाज़ की बात करें तो हाईएस्ट एमपीसीई कहाँ है? केरला में है, लगभग 6600 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सेकंड पे है पंजाब, थर्ड पे है तमिलनाडु, और फोर्थ पे है तेलंगाना। ठीक है, वेरिएशन इन एमपीसी अमंग स्टेट्स एंड यूटीज की बात करें तो हाईएस्ट एमपीसी जो है वो सिक्किम में है, मतलब वेरिएशन जहाँ पे देखा गया है, जहाँ पे रूरल में है 9,000 रुपये का वेरिएशन, और अर्बन एरियाज में है 13,000 रुपये का वेरिएशन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, जहाँ पे रूरल एरियाज में 2,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, और अर्बन एरियाज में 4,000 रुपये, 4,927 रुपीज़ एक्सपेंड किए जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हाईएस्ट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है चंडीगढ़ में, जहां पे रूरल एक्सपेंडिचर है 8800 का, और अर्बन एरिया में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 13,425 का हो रहा है। लोवेस्ट एमपीसी की बात करें तो दादर एंड नागर हवेली में है, जहां पे 4,311 खर्च हो रहा है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया की बात करें लोवेस्ट तो ये जम्मू कश्मीर में है, यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। रूरल अर्बन डिफरेंस इन एमपीसी सबसे ज़्यादा कहाँ है? मेघालय में है 104%, फिर झारखंड में है 83%, फिर छत्तीसगढ़ में है 80%। ठीक है, तो एमपीसी का ये कुछ डेटा आपके सामने है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, और अगर नहीं पूछा जाता है तो आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, अपने मेंस एग्जाम में इसको डेफिनेटली ही यूज़ कर सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो एक नई बुक आई है छौंक, जैसे दाल में छौंक लगती है ना, तो छौंक नाम की बुक आई है, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ लॉरेट द्वारा लिखी गई है। अभिजीत बैनर्जी जी ने इस किताब को लिखा है, किसके साथ मिलके? तो शेन ओलिवियर के साथ ये मिलके छौंक नाम की पुस्तक लिखी गई है अभिजीत बैनर्जी द्वारा। इनको शायद 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर हम सही हैं तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर गलत हैं तो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बुक का क्या नाम है, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। कौन है ऑथर इसके? अभिजीत विनायक बैनर्जी। ठीक है, अभिजीत विनायक बैनर्जी इसके ऑथर हैं। ठीक है, किसके साथ मिलकर लिखी गई है? तो शेन ओलिवियर के साथ ये मिलकर लिखी गई है। स्पोर्ट्स की बात करें तो सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में केरला ने जीता है, किसको हरा के? ये हरा के चंडीगढ़ को हरा के ये खिताब जीता है। किसका खिताब? सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये केरला में ही हुआ था। ठीक है, केरला ही में हुआ था, और केरला ने ही जीत लिया है नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, किसको हरा के जीता है ये? तो चंडीगढ़ को हरा के ये जीता है। केरला ने स्कोर किया था 34 और चंडीगढ़ ने स्कोर किया था 31। ठीक है, तो केरला ने हरा दिया है चंडीगढ़ को, इतना याद रखिएगा। बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप किसको दिया गया है? तो देवेंद्र को दिया गया है, जो कि केरला से आते हैं, और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी राहुल को मिला है, जो कि केरला से आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप केरला ने जीती है, किसको हरा के? चंडीगढ़ को हरा के। ये कहाँ खेला गया था ये टूर्नामेंट या चैंपियनशिप? तो ये केरला में आयोजित की गई थी। बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप कौन है? तो देवेंद्र हैं, और बेस्ट गोलकीपर है राहुल। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग फाइनल जीत लिया है हरियाणा ने, किसको हरा के? पटना पायरेट्स को हरा के। ठीक है, पटना पायरेट्स को हरा के हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था प्रो कबड्डी लीग फाइनल? तो ये पुणे में हुआ था। ठीक है, पुणे में ये खेला गया था, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा दिया है। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, और पटना पायरेट्स को लगभग 1.8 करोड़ रुपीस सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग और सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे केरला ने जीता है, प्रो कबड्डी लीग हरियाणा ने जीता है, किसको हरा के? पटना को हरा के।